नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इकोनॉमिस्ट एंड जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट शमित मल्होत्रा जी। जो अभी गेम चल रही है, ट्रम्प को लगता है कि वो शाणे हैं, तो मोदी जी निकले 1.5 शाणे। बड़ी मजेदार, पीछे पर्दे के पीछे एक मतलब खिचड़ी बिरयानी जो भी आप कहें वो पकाई जा रही है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये चल क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू द ऑयल गेम। रशिया के पीछे हाथ धो के नहा धो के यूएस पड़ा हुआ था, बट गेम अब कुछ और नजर होती हुई नजर आ रही है। जी दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार सबको। मैं आज एक खुलासा करने वाला हूं और उससे ये वेनेजुएलन ऑयल का मामला तो है ही, पर एक भू राजनीतिक गठजोड़ इसमें नजर आएगा। कोई भी भू राजनीति में हर सिचुएशन में मित्र नहीं होता और हर सिचुएशन में शत्रु नहीं होता। जहां पे आवश्यकता होती है, या तो देश के स्वार्थ में या देश में चल रहे तंत्र के स्वार्थ में, आप किसी के भी शत्रु या मित्र बन सकते हैं, ठीक है, जब तक कि ये देश का फायदा हो या उस तंत्र का फायदा हो तो ये जायज है। तो आज उसी का एक ज्वलंत उदाहरण मैं दूंगा। तो देखें, सबसे पहले एक कंप्लीटली सेपरेट चीज मैं बताता हूं। अगस्त 27 1896, मतलब आज से 130 साल पहले की बात है। उस समय ब्रिटिश लोग जो थे वो अफ्रीका के, ईस्ट अफ्रीका पे उनका हुक्म चलता था, और जितने भी लोकल राजा वगैरह थे वो ब्रिटिश सामंत थे, सबके सब। तो उसमें से एक बहुत ही प्रभावशाली और धनाढ्य अमीर देश था जांजिबार, जो भी है, जो अब टांजानिया में शामिल हो चुका है। जांजिबार एंड पेम्बा, ये दो आइलैंड्स हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ टांजानिया, और वहां पे एक सल्तनत थी। ये लोग अरबी बोलते हैं, अरबी का एक डायलेक्ट बोलते हैं, पर हैं वो हबशी। तो उनका एक सल्तनत था। जांजिबार वाज द प्रिंसिपल स्पाइस ट्रेडिंग एंड क्लियरेंस पोर्ट फॉर अफ्रीका, ऑल ऑफ अफ्रीका, एंड ऑल्सो ऑनवर्ड्स टू अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफी मतलब समय से, ऑलमोस्ट फॉर 1000 years उनका ये ट्रेड बना हुआ था। तो ब्रिटिश ने इस पे कब्जा कर लिया। तो उनका जो हिमायती सुल्तान था वो मर गया। फिर उसके स्थान पे कोई और आया जिसने कहा कि भाई अब से जो स्पाइस ट्रेड है उसका कंट्रोल मैं बरतानवी सरकार को नहीं दूंगा, हम अपनी तरह से करेंगे, हम मुक्त हैं, ठीक है। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा युद्ध पोत भेजा, HMS सेंट जॉर्ज, जो एक क्रूजर था। और ये विश्व के इतिहास में रिकॉर्ड है। जांजिबार के पास आर्मी थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था। उनके पास तोपें भी थी, आर्मी भी थी, बहुत बड़ी भारी संख्या में नहीं, पर थी। तो इस एक क्रूजर और उसके साथ कुछ और छोटे जहाज थे, उसने 38 मिनट तक बमबारी करी ज़ांज़ीबार के रॉयल पैलेस का। 500 गार्ड मर गए, सुल्तान भी जख्मी हुआ। फिर बाद में पकड़ के उसको एग्जीक्यूशन कर दिया गया, और उसके स्थान पे एक नया सुल्तान लाया गया जो इनकी कठपुतली थी। कुछ आपको पैरेलल नजर आ रहा है? एक देश है वेनेजुएला। जनवरी 3, उसका जो शासक था प्रेसिडेंट मदुरो, उसको कुछ घंटों में, चंद घंटों में यूएस डेल्टा फोर्सेस आती है हेलीकॉप्टर में सवार होके। एक भी मिसाइल या मैन पैड या कुछ फायर नहीं होता है, उतरती है, उसको उठा के ले जाती है। कुछ पैलेस गार्ड्स मारे जाते हैं। एकदम वही पैरेलल। तो मैं हमेशा कहता आया हूं कि अमेरिका ने जो किया है, उन्होंने उनको विरासत में ये जो बरतानवी एम्पायर था वो मिला है, उसको अपने तरीके से ये लोग चला रहे हैं, लेकिन पद्धतियां काफी हद तक सेम है। तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब ये क्यों किया गया, तो मैं एक और डेट पे ले चलता हूं आप लोगों को। वो डेट है 22 नवंबर 2025, 22 नवंबर 2025। उस दिन क्या हुआ? उस दिन ट्रंप साहब के सुपुत्र डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो भारतवर्ष पधारे और सीधा गुजरात में वंतारा बोल के एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंचुरी बनाया है अंबानी साहब के सुपुत्र अनंत ने। तो उस पे गए, वहां पे कई घंटे वो रहे। वो जो वहां पे पशु थे उनको देखा, कुछ बातें हुई और चले गए। उसके बाद क्या होता है, आप किससे, पशुओं से बातें हुई? सॉरी, बातें किससे तो हुई? वंतारा पशुओं की सैंक्चुरी है, तो पशु देखेंगे ना, और क्या देखेंगे। आपने मैं कहा वही तो ना, कह रहा हूँ, पशु देखने ही आए थे वो, और बातें करके चले गए, ठीक है। जी।
क्या बात हुई उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बाकी आप लोग सब समझदार हैं, आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के युद्धपोत और लगभग 6000 मरीन्स ऑफ द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला 2 महीने से ऑलरेडी तैनात थे। 2 महीने और रहे, 2 महीना भी नहीं, जनवरी 3 को सब खत्म हो गया, तो मान लीजिए 1.5 महीना और रहे। और फिर ये कू होता है, सब चेंज हो जाता है। भारतवर्ष रशिया से नवंबर के महीने में 1.9 मिलियन बैरल्स अ डे मंगा रहा था ऑयल का। और फिर उसके बाद रशियन ऑयल बाय द वे जो है वो क्रूड, हेवी क्रूड कहा जाता है उसको। एक चीज होता है उसको बोलते हैं नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। उसमें कहा जाता है कि 7-8 से ऊपर अगर नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स हो, मतलब जो क्रूड होता है ना, वो तो सिर्फ तेल नहीं होता, बहुत और पदार्थ उसमें मिले हुए होते हैं, उनकी मात्रा अगर भारी हो तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मिश्रण है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नापती है, ये वो स्केल है। तो उसमें रशियन क्रूड जो है वो 8 या 10 से ऊपर ही रहता है। वेनेजुएलन क्रूड भी 8 या 10 से ऊपर रहता है, सो इट्स हेवी क्रूड। पूरे विश्व में उसको रिफाइन करने की क्षमता 3 जगह पे है, एक चाइना, एक जामनगर में अंबानी साहब की रिफाइनरी, और तीसरे के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका से रशिया से इन्होंने तेल मंगाना कम कर दिया, और अमेरिका का जो ट्रेड है इन ऑयल विथ इंडिया, इट रोज फ्रॉम 3% टू 7% ऑफ द टोटल ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करती है, ठीक है। और रशियन क्रूड का जो निर्यात है यहाँ पे, तो वो घट के 500,000 बैरल्स पे आ गया जनवरी के शुरू तक, ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीजें आप लोग याद रखिए, फिर मैं एक तथ्य और देके सारी कड़ियों को मैं जोड़ दूंगा। अब वो जरा जो वो 2 टेबल हैं उनको जरा दिखाइए। नहीं, ये पहला टेबल नहीं है, ये तो वो उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, इससे पहले टेबल है। हाँ, ये है। इसमें देखें आप सब, इसमें 3 कंपनियों के नाम हैं, ये तीनों दे आर प्राइवेट इक्विटी फंड्स। यू हैव आर्कलाइट, यू हैव EIG ग्लोबल, और एक फ्री पॉइंट कमोडिटीज बोल के है। तो आर्कलाइट ग्लोबल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है ये EIG, इसमें देखें इन्होंने निवेश किया $1.25 बिलियन। किसमें मैं उस पे आता हूं, और वो 2021 से कंट्रोल ले लिया उन्होंने, किस चीज का वो भी मैं बताऊंगा। और उसके ऊपर जो है ये आर्कलाइट, उसका निवेश सबसे ज्यादा है, $4.1 बिलियन से। पर ये लोग किस चीज में निवेश कर रहे हैं वो जरा हम ध्यान में रखें। तो एक रिफाइनरी है इन वन ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स ओन्ड बाय दीज पीपल, ये 2012 तक चला था। ये शेवरॉन का एक था रिफाइनरी, शेवरॉन बहुत बड़ी कंपनी है ऑयल एंड गैस में। तो उसके बाद शेवरॉन ने 2012 के बाद इसको बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाया, और वेनेजुएलन क्रूड ही इसमें प्रोसेस होता था। तो ये था चाइना और इंडिया के बाहर सबसे बड़ा हेवी क्रूड रिफाइनिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। 2012 में बंद हो गया। फिर ये जो है यहाँ पे 3 कंपनी है, उसमें से जो ऊपर है आर्कलाइट, उसने पैसा लगाया, साथ ही ये EIG आ गई। आर्कलाइट ने पैसा लगाया लेकिन वो डूब गया। 2016 और 17 में उन्होंने पैसा लगाया था, लेकिन चालू नहीं कर पाए। चालू जब किया तो सडनली कैरिबियन आइलैंड्स और नेबरिंग जो देश हैं, जैसे गयाना हो गया, कोलंबिया हो गया, यहाँ पे तेल की बरसात होने लगी। मतलब आसमान में ऑब्वियसली वो जो मॉलिक्यूल्स थे ना हेवी क्रूड के, वो क्लाउड में मिक्स हो गए और फिर लोगों के सर पे गिरने लगे। मतलब ये बहुत ही पॉइजनस टॉक्सिक चीज है, तेल का मतलब बारिश हो रहा था। तो ये बंद कर दिया गया। अमेरिका का वो एक EPA बोल के है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने ही ताला लगा दिया इस पे। ओनरशिप फिर भी इनके पास रहा, ठीक है, जिन्होंने ये $4 बिलियन लगाया, आर्कलाइट, ओके। और EIG देन स्टेप्ड इन 2020-21 में, एंड दे बॉट आउट द मेजॉरिटी कंट्रोल, बट दे प्रोटेक्टेड आर्कलाइट्स इन्वेस्टमेंट। तो अभी इनमें स्टेक किसका है? ये 3 कंपनी से। जो थर्ड है फ्री पॉइंट, वो छोटा है उसका, पर वो भी है। अब अगले स्लाइड पे आते हैं, पूरा चीज एकदम साफ हो जाएगा। हाँ,
गायत्री प्लीज आप जरा मुझे मदद करें, क्योंकि ये छोटा लिखाई है। डैनियल रिवर्स जो आर्कलाइट के फाउंडर हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो डैनियल रिवर्स जो हैं, he is one of the 5 biggest supporters of Trump and very close to Trump for a very long time. मतलब 1990 से वो बहुत क्लोज हैं। वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में इवन थ्रू बैंक्रप्सीज इन्वेस्ट कर चुके हैं इन द पास्ट, हेल्प्ड हिम आउट। रशियंस के साथ उन्होंने हेल्प करी, चाइना के साथ हेल्प करी। Trump has been helped by China and Russia directly, by the way, during several bankruptcies of his. तो ये डैनियल रिवर्स जो हैं, वो आर्कलाइट के फाउंडिंग वो हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अब देखिए, वेनेजुएला पे आक्रमण होता है। आक्रमण तो नहीं, खैर एक व्यक्ति को किडनैप कर लिया जाता है, तंत्र बदल जाता है और उसको बताया जाता है कि अब से आप वही करोगे जो हम कहेंगे, ठीक है। तो इनका प्लान ये था कि ये डैनियल रिवर्स का आर्कलाइट प्लस वो जो दूसरा था EIG ग्लोबल, ये मिलके इस रिफाइनरी को फिर से चालू करेंगे। और एक सेकेंड, हाँ, ये रिफाइनरी फिर से चालू होगा। वेनेजुएलन क्रूड 500,000 बैरल्स वहां तक की कैपेसिटी है, वो यहां से पर डे इसका रिफाइनिंग होगा और सप्लाई किया जाएगा। ये प्लान था। तो ये देखिए, ये भू राजनीति तो नहीं है, ये तो मैं भू अर्थशास्त्र है यही बोलूंगा, भू लाइक जियो इकोनॉमिक्स, और उसी का एक फॉल आउट है। बट द प्रॉब्लम इज ये लोग इसको नहीं कर पाए। वो जो रिफाइनरी बंद हो गया था 2017 में, जिसके बलबूते पे ये सारा किया गया, सडनली पैनिक स्टेशंस चालू करने में टाइम लग रहा है, वक्त बीतता जा रहा है, ठीक है। सरकार का पैसा लग चुका है इस पूरे इसमें। अगर आप एक इतना बड़ा जहाज का फ्लीट, एक समुद्री बेड़ा, यू पार्क ऑफ द कोस्ट ऑफ अ कंट्री, उसमें बहुत खर्चा है भाई। दिन का वो 100-150 मिलियन डॉलर खर्च रहे थे। आप सोचिए कि 4 महीने तक उन्होंने किया, अभी भी ब्लॉकेट जारी है, तो उसका एक खर्चा है ना। सो दैट कॉस्ट हैज टू बी रिकवर्ड सम फॉर्म और द अदर, इट हैज टू बी जस्टिफाइड इफ नॉट रिकवर्ड। जस्टिफिकेशन है कि भाई अमेरिकी बिजनेस उसको ओन करती है और उसको फायदा मिल रहा है, तो वो हो नहीं पा रहा है। सो व्हाट हैज हैपेंड इन द बैकग्राउंड इज दैट रिलायंस विल गेट टू रिफाइन वेनेजुएलन क्रूड। एक बहुत बड़ा चीज हो रहा है कि हमें अब यूएई से लिक्विफाइड नेचुरल गैस मिलेगा $3 बिलियन पर एनम का। रशिया के साथ $60 बिलियन का नेचुरल गैस सप्लाई एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ऑल्दो हमने तेल लेने की संख्या मात्रा कम कर दी है, लेकिन हमने वो बढ़ा दिया है, क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। हाँ, तो 500,000 पे ले आए हैं। 500,000 कोई कम नहीं है, काफी मात्रा अभी भी अच्छी है। फिर हमने ये वेनेजुएला वाला हमारे पास आ गया, तो वही जो है ना, रशिया से जो कम लेंगे उसका रिप्लेसमेंट ये वेनेजुएलन ऑयल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका और उसका डीप स्टेट इस चीज में भारतवर्ष का शत्रु नहीं है। और ये मतलब किसी उदारता से या उनका महानुभवता नहीं है, ये वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारा जो रिफाइनरी है वो तो एक्टिव हो नहीं सकता। तो अब चाइनीज के पास तो जाएंगे नहीं, तो किसके पास जा सकते हैं, वापस बचता है वही जामनगर वाला रिफाइनरी। तो ये अंबानी साहब के साथ विथ दी प्रॉम्प्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ये साइन कर लिया गया है। तो ये जो है ना वेनेजुएला का किस्सा, अल्टीमेटली अमेरिका ने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा जाके भारतवर्ष को ही मिला है। दूसरी बातों में मैं घुसूंगा नहीं, बहुत बड़ा अंग्रेजी में कहते हैं ना रैबिट होल है। जैसे ये अनंत अंबानी का जो वेडिंग था राधिका मर्चेंट के साथ, वो लगभग 8 महीने तक उसके सेलिब्रेशंस चलते रहे वेरियस फॉर्म्स, और उसमें विश्व के जितने भी बड़े उद्योगपति थे, जो भी बड़े बड़े नेतागण हैं, सब आए, किसी ना किसी फंक्शन में जरूर उपस्थित हुए। और वहां पे क्या डील्स हुई, क्या बातें हुई, उसका फॉल आउट तो अभी नजर आना शुरू हुआ है। टैरिफ मेरे हिसाब से एक नॉइज है, एक सिग्नल है, वो सामयिक है। हम लोग उसमें घुस जाते हैं क्योंकि आजकल वो क्या है ना, हर दिन नया उत्तेजना से हटके अगर हम एक्चुअल निष्कर्ष को देखें और एक्चुअली हो क्या रहा है ग्राउंड पे उसको देखें, तो वो बिल्कुल अलग है। तो इस पे भी मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका के साथ हमारा गठबंधन हो गया, वाह वाह हम एक इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, जी नहीं। वो ये रहा है कि भारतवर्ष पहली बार शायद अपने इतिहास में स्वाधीनता के बाद उतना कर रही है, उसके साथ उतना कर रही है जिससे उसका फायदा हो।
जहां नहीं है कहीं और चली जाएगी। रशिया से तेल लेंगे मित्रता के कारण, जी नहीं, वहां से हमें वैल्यू मिल रहा था, चीपली मिल रहा था, 40-50% डिस्काउंट पे मिल रहा था। कोई और देगा तो हम लेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, जिस रेट पे वो क्रूड ऑयल वेनेजुएला से सप्लाई होगा ना, आई थिंक द डील इज दैट विल बी द सेम रेट एज व्हाट द रशियंस वर गिविंग, बिकॉज अंबानी साहब कहेंगे भाई मैं अपना नुकसान करा के क्यों लूं, है ना, वैसे भी तो मैं रिफाइन तो कर ही रहा हूं, मेरा तो धंधा अच्छा ही चल रहा है। सो ये डील हुआ है, सख्ते में आ गए, उनका प्लानिंग सही नहीं था, दे डिडंट थिंक थ्रू द यू नो रिपरकशंस ऑफ डूइंग दिस, तो ये डील करना पड़ा है। तो ये है वेनेजुएला का कच्चा चिट्ठा, वेनेजुएलन इंसिडेंट। वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी वेरी एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब ये जामनगर गए थे इनके ट्रम्प एंड ऑल, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, तब बड़ा मजाक आ रहा था कि ये जानवर देखने गए हैं, क्या करने क्या गए। सो पीपल एंड दिस 8 months of wedding, we were Rajiv Narayanan sir and a lot of other guests who have been following the geopolitics very closely, they said some deals are being struck behind the wedding celebrations and all that stuff. वो जो 2 महीने यूरोप में घूमना यॉट के ऊपर, भारत के अंदर इतना लाविश वेडिंग, बहुत लोगों ने शादियां की, पर पहले भी उनके घरों में भी शादियां हुई हैं, बट नोबडी वाज लाइक इतना लाविश कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ शो जिसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था जी। तो ऑयल गेम चल रही थी बेसिकली अंबानी वेडिंग के पीछे में, अरबों की गेम्स, नॉट जस्ट ऑयल, कम्युनिकेशन गेम, डेटा गेम, राइट, आईमेक गेम, बहुत सारे गेम्स चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, और अभी तो सिर्फ खुलना शुरू हुआ है, धीरे 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 धीरे, अभी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आना बाकी है। थैंक यू सो मच शमिक जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को याद दिला दूं, 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, शमिक जी से मुलाकात होगी, चाय पानी होगी, गपशप होगा ऑल्टरनेट मीडिया में। लेट्स मीट लाइक अ फैमिली वंस अगेन on 14th and 15th March. Registrations are about to begin. Maybe next 24 hours we'll open the registrations. Limited seats हैं, तो आप फटाफट रजिस्टर कर लीजिएगा, और प्लीज सामने आए, कंट्रीब्यूट करें, हेल्प करें, डोनेट करें, और हमें ये ऑर्गेनाइज करने में हमारी सहायता करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सब मुझे गायत्री जी ने मौका नहीं दिया, फिर भी मैं कह दूंगा आप अवश्य आए। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन, मुलाकात होगी, बातें होंगी, अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय, जय हिंद। जय हिंद।